नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत और सभी दर्शकों को महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का आखिरी दिन, मैं और मेरे सहयोगी विश्व मोहन हम सभी आपके जीवन में सुख संपत्ति धन धान्य की कामना करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला समय बेहतर हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता का संचार हो। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पूरे देश में नवरात्रि की धूम है, गरबा और डांडिया की धूम है और इसके साथ ही रामलीला का भी मंचन देश के कई हिस्सों में हो रहा है। विश्वमोहन, जब इन तस्वीरों को हम देखते हैं तो एक अलग एहसास होता है। मुझे मेरा बचपन याद आता है जब मैं अपने नाना जी के कंधे पे रामलीला देखने जाया करता था। आज हम महानगरों में डांडिया, गरबा इस तरह का स्वरूप देख रहे हैं। परंपराएं जो हैं वो अलग अलग तरीके से, और आज तो हम ये देखते हैं कि हर तरफ एक एडॉप्शन चल रहा है। गुजरात का डांडिया अब उत्तर भारत तक पहुंच चुका है। उत्तर भारत के त्यौहार, छठ जैसे पर्व अब मुंबई जैसे महानगर में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आप बताइए, आप नवरात्रि, दशहरा, ये उत्सव का जो माहौल है उसे किस तरह से याद कर रहे हैं? देखिए, जब हम लोग बचपन में थे, जब 9th-10th के आसपास थे अपने शहरों में, तो मुझे याद है कि हम लोग घर से पैसे मिलते थे, पॉकेट मनी मिलते थे और फिर हम लोग पूरी रात घूमते थे। नवमी के दिन खास करके हम लोग सुबह में घूम कर आते थे। तो उस बचपन की काफ़ी यादें हैं जो याद अभी भी आती है। लगता है कि मिस करते हैं, फिर से जाके छोटे शहरों का त्यौहार देखना चाहिए। महानगरों में उस तरह की बातें नहीं होती, उस तरह का उत्साह नहीं लिखता, क्योंकि लोग काफ़ी यहाँ पे काम करके थके हुए रहते हैं। तो एक छोटे शहरों का जो उत्साह है वो मिसिंग ज़रूर होता है और वो हमें हमेशा हम लोग मिस भी करते हैं। चलिए, लेकिन अब बाज़ार का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कल छुट्टी है, छोटा हफ्ता है। बाजार में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर बाजार की आज आप चाल देखें, नीतिलेश जी से आज सुबह में बात हो रही थी प्रशांत, तो वो कह रहे थे कि 19,480 एक अहम सपोर्ट लेवल है। बाजार उसके ठीक नीचे कारोबार कर रहा है, उसके आसपास ही कर रहा है। लेकिन इस ट्रंकेटेड वीक में किस तरह से आपको ट्रेड करना है, किस तरह से यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन बनानी है, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। आपके पास कोई भी अगर सवाल भी हो तो आप हमें भेजें। और हमारे साथ दो मेहमान हैं जो अगले 1 घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के सौरभ जैन और तनिषा एकेडमी से नीतिलेश पावस्कर होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बाजार की चाल एक बार और आपको बता दें, इंडेक्स में हल्की कमजोरी तो दिख ही रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आज बात करें तो कहां पर दबाव दिख रहा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप जहां पर आज कमजोरी ज्यादा दिख रही है। कौन से ऐसे सेक्टर है जो दबाव बाजार पर बना रहे हैं, तो वो है मेटल्स और रियलिटी। इन दोनों में काफी गिरावट दिख रही है। निफ्टी रियलिटी को देखें और निफ्टी मेटल्स को तो 2-2% के आसपास की गिरावट दोनों इंडेक्स में 1.5 से 2% की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा सरकारी बैंक ये भी आज चल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर भी आज ज्यादातर सरकारी बैंकों पर दबाव दिख रहा है, कमजोरी ज्यादा है। इसके अलावा पावर शेयर जहां पर दबाव दिख रहा है, तेल गैस शेयरों में भी कमजोरी है। तो अक्रॉस द बोर्ड ज्यादातर जितने भी निफ्टी के इंडेक्स की अगर बात करें तो यहां पर कोई भी हरे निशान में आज नहीं दिख रहा है। हालांकि वॉल्यूम कम है, इसलिए एक्सपर्ट्स यही सलाह दे रहे हैं कि अभी आपको बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं बनानी है। कल छुट्टी है, उसके बाद जब नए क्यूज, नए ट्रिगर्स मिले फिर आप नई पोजीशन बनाए। सौरभ, सबसे पहले इंडेक्स पर आप बताइए। 19,470 के आसपास निफ्टी है, बैंक निफ्टी है 43,650 के आसपास। इन करंट लेवल के आसपास क्या सलाह है जो इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए थोड़ा-सा कठिन होगा यहाँ पर देना। अगर आप देखें पिछले 40-50 दिनों से बाज़ार एक दायरे में है। लास्ट महीने हमने 12 तारीख को सेलिंग देखी थी। उसके बाद अगर आप ओवरऑल देखें तो बाज़ार एक रेंज में घूम रहा है, खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप भी उसके बाद भी तेज़ी रही। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि ब्रॉडर जो मार्केट है वहाँ पर कहीं न कहीं प्रेशर आ रहा है। अभी कुछ ही कंपनियों के जो इंडेक्सी कंपनियाँ हैं उनके रिज़ल्ट आए हैं, जैसे आईटी कंपनियों में रिज़ल्ट आए हैं, वहाँ पर दबाव देखने को मिला। कुछ बैंकिंग क्षेत्र में स्टॉक्स ने जो रिज़ल्ट्स हैं नतीजे उनमें दबाव देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि बाजार धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ थोड़ा खिसक रहा है और मुझे लगता है कि ये प्रेशर और होने वाला है। अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं तो मुझे लगता है कि बियर पोज़ीशन की तरफ ही आपको पोज़ीशन लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक बेहतर रणनीति बाजार पर मिलती हुई आपको सौरभ जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। अपने पहले जो दर्शक हैं उनके सवाल को शामिल करते हैं। अंकित पाठक हैं भोपाल मध्य प्रदेश से, और इनका सवाल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे है। 300 शेयर इन्होंने इस स्टॉक के खरीदे और लगभग कह सकते हैं कि 59 रुपए के भाव पे करीब इन्होंने ये स्टॉक खरीदा। फिलहाल हल्का नुकसान इनको होता हुआ स्टॉक पे। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। नीतिलेश, बताएं क्या करना चाहिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में?
तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, अभी भी डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे 51 से लेके 50 ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जाता है तो बाजार खराब माना जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर फिर से ये काउंटर में बाजार में अगर कुछ रौनक लौटती है और फिर ये काउंटर 57, 58 ये लेवल को क्रॉस कर लेता है, तो फिर ये काउंटर रुकेगा नहीं, एक अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करेगा। 2019 का जो उसका टॉप था, उसको भी फिर से ये क्रॉस करके फिर 80 प्लस ये लेवल्स को हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 51 से लेके 50 इस रेंज के नीचे चलता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को कट करें। 58.50 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो और क्वांटिटी ऐड करके 56 रुपीस का एक स्टॉप लॉस बनाए रखें, तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। यानी 58.5 वो लेवल ध्यान रखिएगा, अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर इसमें और भी आगे तेजी आ सकती है। लेकिन जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसका भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। अगले दर्शक हमारे साथ प्रफुल्ल है नागपुर से, पूछिए क्या सवाल है आपका। आरती इंडस्ट्रीज का बारे में पूछना था। 1250 शेयर है, 1250 शेयर @523। ओके, आप रुक सकते हैं, कितना वक्त दे सकते हैं इस शेयर को आप? मुझे थोड़ा मतलब शॉर्ट टर्म व्यू था मेरा। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू था। सौरभ, शॉर्ट टर्म व्यू है, ट्रेडिंग करते हैं इन आरती इंडस्ट्रीज के 1250 शेयर है 523 के भाव पर। आप देख ही रहे 6 महीने में करीब करीब 20-25% के आसपास की गिरावट यहां पर आ चुकी है। क्या लग रहा है, रुकना सही होगा आरती इंडस्ट्रीज में शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स के लिए? जो है वो कंपनी की धीरे-धीरे थोड़ी कमी आ रही है। अगर आप देखें तो दबाव चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक ने भी काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है और मुझे लगता है कि जो उनका स्पेशलिटी केमिकल बिज़नेस जिस क्षेत्र में वो है, वहाँ पर तो ओवरऑल ग्लोबली भी देखें, भारत में भी देखें, थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। मार्जिन्स को लेके कंसर्न्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को लेके कंसर्न्स हैं। मुझे लगता है क्योंकि आपने छोटी अवधि के लिए लिया है और कोई अपसाइड कारण ट्रिगर भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है निकल जाना ही बेहतर रणनीति रहेगी। सलाह यही रहेगी कि आप निकल जाएँ। से निकलने की सलाह, अगर यहां से निकलें सौरभ तो फिर कहां निवेश की आपकी सलाह होगी? देखिए, यहाँ से अगर आप निकलते हैं तो मुझे लगता है कि एक क्षेत्र ठीक लगता है जहाँ पर पैसा थोड़ा धीमे-धीमे तो बनेगा लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है, वो लगता है यूटिलिटीज़ का जहाँ पर वैल्यूएशंस भी अच्छी हैं, डिविडेंड यील्ड भी है और जो कंपनीज़ हैं वो उनके लिए जो आगे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी अच्छे कैपेक्स प्लान है और नई कैपेक्स भी आने वाली है, वो है यूटिलिटीज़। कंपनी जैसे कि एनटीपीसी, एसजेवीएन, एनएचपीसी मुझे लगता है अगर 1-2 साल के लिए आप पैसा वहाँ पर डालते हैं तो अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको अहम रहा यहां से निकलने की सलाह और यूटिलिटीज में कहां आपको निवेश करना है उसके लिए भी आपको विकल्प सुझा दिए गए। बढ़ते हैं आगे। सुभाष हैं दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। सुभाष नमस्कार, पूछें अपना सवाल। जी सुभाष, आ रही है आपको आवाज? हाँ आ रही है जी, मेरे पास नमस्कार, पूछें अपना आरवीएनएल के 1500 शेयर हैं 66 रुपए पे जी, आरवीएनएल के, और सुजुलॉन के हैं 1008 शेयर 18 रुपए पे। ठीक है, तो आपका नजरिया लंबी अवधि का ही है? जी लंबी अवधि का। ठीक है, ठीक है, चलिए नितेश बताएं। आरवीएनएल 66 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की। पहले तो इन्हें बधाई देनी होगी क्योंकि बहुत ही शानदार लेवल पे उन्होंने स्टॉक में एंट्री की है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25% प्रेशर जो है वो स्टॉक पर नजर आ रहा है। वहीं सुजुलॉन की बात करें तो इन्होंने 1008 स्टॉक लिए हुए हैं 18 रुपए के भाव पे। यहां पर भी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री की हुई है। दोनों स्टॉक पे राय दें। सबसे पहले जरा बताएं क्या करना चाहिए सुजुलॉन में? देखिए, सुजलॉन में डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ये 10-12 रुपए के आसपास चल रहा था और काफी दर्शक सवाल पूछ रहे थे, तब मैंने इसके बारे में बताया था। तब भी थोड़ा-सा इस स्टॉक के बारे में मज़ाक उड़ाया गया था। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी स्टॉक में वीकली, मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आता है, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक चलता है। तो अभी के लिए इनको मैं एक सलाह दूँगा कि देखो, अभी ये स्टॉक थोड़ा फैंसी हो चुका है। आपको यहाँ पे ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 28.50 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पे आप थोड़ी-सी अपनी क्वांटिटी को कम कर लो, 500 क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्ज़िट कर लो और बाकी का जो क्वांटिटी है उसको ट्रेलिंग करके 28.50 का स्टॉप लॉस। आरबीएनएल में अगर हम लोग बात करेंगे तो 160 एक इम्पोर्टेंट एरिया है। इसके नीचे जाता है तो थोड़ा-सा खराब होगा। तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी को बुक कर सकते हो। लेकिन अगर नीचे में अगर हम लोग आरबीएनएल का चार्ट देखेंगे तो एक गैप एरिया पेंडिंग है, जिसको मैं क्लोज़ली वॉच कर रहा हूँ। 130
7 से लेके 138, मतलब जहां से गैप ने ब्रेकआउट दिया था, वो अगर एरिया आता है तो वहां पे फिर से आपने जो क्वांटिटी एग्जिट की है यहाँ पे 160 के स्टॉप लॉस से, तो वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी फिर से आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। तो आपको ये करना पड़ेगा कि बाजार के साथ चलना पड़ेगा, जहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम दिख रहा है तो वहां पे अपनी क्वांटिटी को हल्के करके नीचे में अगर मिलता है तो डेफिनेटली उसमें ऐड। तो ये व्यू है रेल विकास निगम के लिए और सुजलॉन के लिए, जहां पर सुजलॉन में बने रहने की सलाह दे रहे हैं नीतिलेश जी। अगले दर्शक हमारे साथ मनीष हैं गुजरात से। मनीष जी पूछिए क्या सवाल है। मनीषा जी पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैंने IFCI के 1500 शेयर खरीदे हैं 26 रुपीज पे। आपने कब खरीदा था ये शेयर? ये 26 रुपीज पे लिया है मैंने। मतलब कब खरीदा? इसी वो मैंने वन मंथ पहले लिया था। ये 1 मंथ के अंदर खरीदा था जब 26 भाव था 15 दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल मई के लेवल से अगर अभी ये देखें नीचे जा रहा है तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? आपके पास वक्त है, कितना समय दे सकती हैं आप इस शेयर को? मैं वन मंथ दे सकती हूँ, ज्यादा नहीं। ओके, 1 महीने दे सकती हैं। सौरभ जी बताइए, IFCI मुझे याद है 2007 के आसपास ये 100 रुपए के ऊपर हुआ करता था और फिर 10-11 के आसपास ऐसा कंसोलिडेट हुआ कई सालों तक। अब लेकिन पिछले 6 महीने में अच्छी तेजी दिखी है, लेकिन फिर 5 दिनों से गिरावट दिख रही है। क्या करना चाहिए इनको? 1 महीने रुकना चाह रही हैं, क्या इनके भाव के ऊपर जाएगा IFCI? 22 के आसपास है, 26 की खरीद है। देखिए, मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप में जो पिछले 3-4 महीने में हुआ तो बहुत स्टॉक्स ने अच्छा रैली किया, उसमें से एक नाम IFCI का भी है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी में कोई टर्न अराउंड हो रहा है। किताब में तकरीबन हर क्वार्टर में कंपनी लॉस पूरी करती है, नेटवर्क गिरती जा रही है। तो अगर ऑपरेशंस के लिहाज से देखेंगे तो बिल्कुल नेगेटिव लिस्ट में कंपनी आती है। सलाह यही रहेगी कि जैसे ही आपको मौका मिले इसमें से निकल जाएँ। आपको मौका मिले यहाँ पे निकले, नहीं रुकने की सलाह सौरभ जी की तरफ से। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। नाम है उनका अनिमेश चक्रवर्ती और व्हाट्सएप के जरिए अनिमेश ने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। REC लिमिटेड पे इनका सवाल है। 200 शेयर इनके पास हैं। 235 रुपए के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक में एंट्री ली है। फिलहाल इनके भाव से ऊपर ये स्टॉक का फिलहाल। चलिए इस पर एक नजरिया लेते हैं। नीतिलेश जी बताइए, REC लिमिटेड क्या करना चाहिए? वैसे तो लगातार तमाम चर्चाओं में पॉजिटिव नजरिया ही रहा है REC पे। देखो, REC में यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 280 का एक स्टॉप लॉस रखे। स्टॉक स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। REC हो गया, PFC हो गया, काफी पसंद आ रहे हैं। लेकिन ये लेवल के ऊपर वो थोड़ा सा मुझे डाउट दे रहे हैं, तो 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर ये काउंटर 297 को अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, फिर ये स्टॉक में बड़ा और रैली देखने को मिलेगा। फिर ये स्टॉक रुकेगा नहीं और मेरे हिसाब से 360 365 ये लेवल उसका नेक्स्ट इसका लेवल होगा, तो वहां पे एक बार के स्टॉक जाना चाहिए। तो 280 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर किस कारण से बाजार की गिरावट में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है स्टॉक 245 से लेके 235, तो वहां पे भी लेने की कोशिश करें, क्योंकि स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट आ चुका है। तो 280 आपके लिए अभी के लिए स्टॉप लॉस होगा। 235 से लेके 240 ये रेंज आपका नीचे में बाइंग का होगा। और ब्रेकआउट अगर आता है 297 का, तो डेफिनेटली स्टॉक में बड़ा टारगेट आपको देखने को। पहला शुरुआती जो स्टॉप लॉस है 280 के आसपास का। इनको लग रहा है नीतिलेश जी को कि 297 के ऊपर अगर जाता है REC तो एक बड़ी तेजी भी यहां पर दिख सकती है। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ध्वनि बताइए, आज ऑप्शंस में आपको कहां मौके दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन का ट्रेड बनता है तो कोल इंडिया में बनता है। ओवरऑल स्टॉक जो है वो 315 पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, और वहां से ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है कि 300 तक इसके अंदर एक डाउनफॉल आ सकता है। आपको पुट ऑप्शन के जरिए इसको ट्रेड करना है। 310 का जो पुट ऑप्शन है वो 3 से 3.2 के बीच में इसको बाय करना है। टारगेट जो इसका है वो 5.5 से 6 रुपए का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो वो है आपको 2 रुपए का यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। लॉट साइज इसका बड़ा है 4200 का, तो इसमें स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखा जाए। मैक्स गेन इसके अंदर जो आपको टारगेट अचीव करने पे होगा वो 10,920 का हो सकता है, और अधिकतम नुकसान जो यहाँ पे है वो 4,200 का हो सकता है।
ओके, यानी कोल इंडिया में यहाँ पे नरमी की संभावना इनको दिख रही है, तो 310 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह धोनी की तरफ से आ रही है। शुक्रिया धोनी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को ऑप्शंस की रणनीति बताई। लेकिन ऑप्शंस में आपको बता दें, जो सेबी की तरफ से कहा गया है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में उन्हें देना पड़ता है और मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च उनका होता है। तो देख लीजिए, आप रिस्क जो है उसे जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमोल है महाराष्ट्र से। अमोल जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास आईआरबी इंफ्रा है 2950 से 2000 शेयर्स 29.5 पे 29 रुपए 50 पैसे में आपने लिया। कब लिया था आपने? सर उसको अभी 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। अब रुक सकते हैं, निवेशक हैं आप तो? यस यस, एक साल रुक सकता हूँ मैं। ओके, 1 साल रुक सकते हैं। सौरभ जी बताइए, आईआरबी इंफ्रा। अरविंद है सर, एक अरविंद। ओके, आरबीएल किस भाव पे लिया है आपने? 26 पे। ओके, 126, सॉरी सर। ओके, 126 पे 126 रुपए में आपने आरबीएल लिया है। अरविंद, फिर से दोहराए। अरविंद लिया है आपने। अरविंद और आईआरबी इंफ्रा, 2 शेयर इनके पास है। क्या करना चाहिए इनको? अरविंद में इनको फायदा हो रहा है, आईआरबी में मुनाफा ही हो रहा है। क्या करना चाहिए? दोनों में बने रहे क्या? 1 साल का वक्त दे सकते हैं? सौरभ जी। देखिए, अरविंद के लिए मैं कहूंगा कि जो आउटलुक है वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लगता है। कंपनी अच्छा काम कर रही है टेक्सटाइल के कारोबार में। हालांकि फिर दोबारा से कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कॉटन प्राइस स्पाइक करें अगर, क्योंकि मॉनसून इस बार डेफिशिएंट हुआ था तो रॉ मटेरियल की परेशानी थोड़ी सी देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल अगर इंडस्ट्री के आउटलुक की बात करें तो इस फेस्टिव सीजन के दौरान और शादियों के सीजन के दौरान ऐसा लग रहा है कि डिमांड काफी अच्छी रहने वाली है और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर अच्छा ही काम करेंगे। आईआरबी इंफ्रा उतनी अच्छी कंपनी नहीं है, लेकिन अगर नंबर्स की बात करें या ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी ठीक ठीक चल रही है। छोटी कंपनी है इस क्षेत्र की। इसके साथ भी आप बने रह सकते हैं, वरना एक और कंपनी है एचजी इंफ्रा, आप पैसे को उसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपको बेहतर मिलती हुई। बढ़ते आगे, अगले जो हमारी दर्शक हैं उनका सवाल शामिल करते हैं। शीतल हैं रांची झारखंड से और व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनके पास गार्डन रिच के 100 शेयर हैं। 500 रुपए के भाव पे इन्होंने इस स्टॉक को परचेज किया है। नितेश बताएं, क्या करना चाहिए गार्डन रिच में? देखो, यहाँ पे स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक 600 रुपए से एक पिकआउट आया था, स्टॉक 1000 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऊपर में क्लियर कट थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ कि स्टॉक जो भी आप ले रहे हो तो उसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। 727 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मोटा मोटी अगर हम लोग कहेंगे तो 680 इसका मैक्स लेवल होगा। इसके नीचे जाता है तो फिर ये स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आपको रखना ही है पोजीशंस को तो 680 के स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हैं। अदरवाइज मेरा काउंटर के ऊपर एग्जिट का राय होगा, क्योंकि टेक्निकली स्टॉक वीक है। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तो एक बार सर से आप पूछ सकते हो, लेकिन टेक्निकल्स थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको बेहतर रणनीति सुझाते हुए नितेश जी बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। फिलहाल 60 अंक का प्रेशर बाजार पर निफ्टी में इस वक्त नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी 50 अंकों से ज्यादा का दबाव यहां पर नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों से देखें तो 60 अंकों से ज्यादा का प्रेशर जो है वो निफ्टी पे नजर आ रहा है। और ये जो प्रेशर है वो मेटल, आईटी, इन सभी सेक्टर से नजर आ रहा है। आज हम कोटक बैंक पर भी प्रेशर देख रहे हैं। और इसके अलावा देखें तो कुछ अहम स्टॉक्स हैं जैसे क्रेडिट एक्सिस और इप्का लैब, जहां पर तेजी नजर आ रही है। चलिए एक बार बाजार पर एक नजरिया लेते हैं। नितेश जरा बताएं, बाजार में इस वक्त क्या अप्रोच होना चाहिए? क्या बाजार की अभी की जो चाल है, और कल तो बाजार बंद ही रहेगा, उसके हिसाब से देखें तो क्या सतर्कता जो है वो बढ़ानी चाहिए?
देखो, पहले तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि बाज़ार का मूड और माहौल काफ़ी दिनों से खराब चल रहा है। कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, वो चार्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो 19,480 एक इम्पोर्टेंट लेवल है बाज़ार का, उसको मार्केट ने ब्रेक किया है। तो अभी ऊपर में जब तक हम लोग 19,550, 19,560 ये लेवल के ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक मेरे हिसाब से तेज़ी की पोज़ीशंस नहीं बनानी चाहिए। नीचे में एक गैप एरिया 19,455 या फिर 19,450 ये लेवल के आस-पास। वहाँ पे बाज़ार ने एक बार सँभलने की कोशिश की है, लेकिन उस लेवल को भी अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहाँ से एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन त्योहार का सीज़न है, मतलब दशहरा है, तो जितना आप पोज़ीशंस को लाइट लेके चलेंगे, उतना अच्छा होगा क्योंकि फैमिली सब खुश होगी और आप ओवरनाइट पोज़ीशंस कैरी करके चलोगे और यूएस में कुछ पॉज़िटिव, नेगेटिव न्यूज़ आएगा और आपकी हेल्थ और वेल्थ और साथ-साथ हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करेगा, तो उससे अच्छा है जितना आप पोज़ीशंस को कम करें, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जो भी ट्रेड करेंगे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। 19,500 के नीचे भी बाज़ार ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक डाउनसाइड मोमेंटम खुलना चाहिए 19,250 और 300 के। बिल्कुल, तो ये है बेहतर रणनीति। बढ़ते हैं आगे, अपने अगले कॉलर को जोड़ते हैं। राजेश हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। यस। हेलो। जी राजेश, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। जी, पूछे अपना सवाल। मेरे पास एग्जैक्ट में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का 1,000 शेयर 25 के भाव से लिया है। तो अभी आगे क्या है? कब तक रुक सकते हैं, कोई नजरिया, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म नजरिया है। चलिए नितेश, बताइए क्या करना चाहिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में? 25 रुपए की खरीदारी है इनकी। देखो, एसएससी में मेरा ओवरऑल जो व्यू है वो काफ़ी बुलिश है। इस स्टॉक को मैं क्लोज़ली ट्रैक करता था, 18-19 के आसपास का एक ब्रेकआउट लेवल है। लेकिन आपका अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, तो मैं एक यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ₹24.50 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें और ₹27.50 अगर ये निकाल देता है, तो फिर अपना जो व्यू है, उसको थोड़ा-सा चेंज करके बने रहे स्टॉक में ₹32 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। नीचे में ₹24.50 और ऊपर में ₹27.50। ये 2 लेवल्स को इम्पोर्टेंट दें। ₹27.50 निकाल देता है तो अपना व्यू को चेंज करके थोड़ा-सा इन्वेस्टिंग या फिर थोड़ा-सा व्यू अपना बढ़ा लीजिए। ₹32 के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर नजरिया जो है वो पॉजिटिव। 32 रुपए के लक्ष्यों के लिए एम लेवल्स आपको कहां ध्यान रखने हैं वो भी आपको सुझा दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, एलपी अग्रवाल को शामिल करते हैं, कोलकाता से हमारे दर्शक हैं। अग्रवाल साहब, पूछें अपना सवाल। हेलो जी, पूछें अपना सवाल। सर, मेरे पास जैक कॉर्प के 200 शेयर्स है 235 के रेट से, और एक मैप माई इंडिया है 200 शेयर्स है, वो भी 1950 के रेट से। 200 स्टॉक्स हैं मैप माई इंडिया के, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा करेक्शन करेंगे, ये 100 नहीं, 200 स्टॉक हैं मैप माई इंडिया के, और जय कॉर्प के 200 शेयर हैं 235 के भाव पे। चलिए सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, बताएं क्या करना चाहिए जय कॉर्प में? पहले, सबसे पहले उस पर नजरिया दीजिए। देखिए, जैकॉप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में है। अगर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट क्वार्टर में थोड़ा-सा हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियली थोड़ा-सा डाउनफॉल देखने को मिला था। ओवरऑल नज़रिया ठीक है, आप इसमें बने रह सकते हैं। मैपमाई इंडिया भी जो कंपनी है, मैनेजमेंट है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है अपने फ्यूचर को लेके, जो प्लान्स को लेके आ रही हैं, जो नए मोबाइल्स आ रहे हैं उसमें इनरोड्स करने के लिए, गूगल के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए। तो मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, तो मुझे लगता है दोनों स्टॉक ही आप होल्ड कर सकते हैं। यहां पर आपको राय दे दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राहुल हैं जबलपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राहुल, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। जी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राहुल है। ठीक है। और मैंने एक शेयर लिया था बहुत पहले, मैंने एक इन्वेस्ट किया था जब बहुत नीचे आया था पीएनबी। तो मेरा मतलब एवरेज 33 के आसपास है, और मेरे पास 14,000 क्वांटिटी, अभी 14,000 हो गए क्वांटिटी, पहले 20,000 थे, तो मैंने धीरे सेल करते तो मेरा अभी 33 पे 14,000 है। तो मुझे ना एक्चुअली ये 150-170 के रेट तक मुझे ये मिल सकता है क्या स्टॉक बेचने के लिए? ठीक है, क्योंकि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा भी 200 रुपए पहुंच गया है, और काफी पीएसयू बैंक मतलब बहुत अच्छी रह रही थी, बट पीएनबी भी एक थर्ड लार्जेस्ट बैंक है,
लेकिन ये अभी तक उस लेवल तक गया नहीं है जब ये 200-250 से गिरा था तब। ठीक है राहुल, हम आपको इस पे एक बेहतर राय देने की कोशिश करेंगे। नितलेश, बताएं क्या करना चाहिए। पीएनबी इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, अच्छा खासा मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है, बहुत बड़ी पैमाने पे इन्होंने स्टॉक की संख्या भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट की है। अब इनका लक्ष्य थोड़ा बड़ा है, 150 170। क्या भविष्य में पीएनबी में इस तरह के लक्ष्य नजर आ सकते हैं? पीएसयू बैंक्स पर नजरिया जो है वो हाल फिलहाल जिस तरह का पॉजिटिव रहा है उस पर क्या राय होगी? डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर मैं भी काफी बुलिश हूँ और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। मैंने भी क्लाइंट्स को 35, 37, 47, 57 या इस लेवल के ऊपर भी ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग करवाया था। 90 रुपीज के टारगेट थे, लेकिन स्टॉक 82, 83 के आसपास जाके थोड़ा सा रुक रहा था, तो हमने हमारी पोजीशंस को कट किया है। तो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो आपको एक स्ट्रिक्टली मैं एक राय देना चाहूंगा, 62, 64 ये लेवल का क्लोजली वॉच करें। इसके नीचे जाएगा तो फिर ये स्टॉक में खराब होगा। जिस भी दिन ये स्टॉक में फिर से एक रैली अगर देखने को मिलती है 77, 79 ये लेवल के ऊपर, तो आप 70 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो। इसका मंथली चार्ट काफी अच्छा पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि 60 के नीचे ये स्टॉक में खराब माना जाएगा। फिर यहाँ से अगर ये 90 को क्रॉस कर देता है तो 150 थोड़ा सा कहना डिफिकल्ट है, लेकिन 120 ये जो लेवल है उसका 120 का लेवल एक बार के लिए हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जहां पे उसने एक डाउन वाला कैंडल बनाया था 120, 125 के आसपास। तकरीबन अगर हम लोग बात करेंगे तो जून 18 के आसपास वाला वो एरिया होगा, सॉरी फरवरी 2018 का एरिया होगा। तो वहां तक स्टॉक एक बार के लिए जा सकता है, तो आपको वहां पे नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन पहला जो हर्डल होगा आपके लिए 77 से लेके 79, इसको क्रॉस करने के बाद 90, और 90 को सक्सेसफुली क्रॉस कर देता है तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं, 120 तक चल सकता है। ठीक है, तो ये नज़रिया आपका, और इस पे अहम लेवल्स आपको कहाँ निगाह रखनी है ये भी आपको बताते हुए नितलेश अगले कॉलर को जोड़ते हैं। कृष्णा है गुड़गांव हरियाणा से। कृष्णा नमस्कार, पूछें अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग। जी पूछें अपना सवाल। सर मेरे पास टाटा टेली सर्विसेज के 100 शेयर हैं और 100 रुपीज की बाइंग है, तो मुझे ये 2 या 3 मंथ के लिए मैं इनको रख सकता हूँ या अभी निकाल देने चाहिए? ठीक है, चलिए इस पर एक राय लेते हैं। सौरभ जी, टाटा टेली सर्विस 100 रुपए की खरीद है, इनके भाव से नीचे है फिलहाल ये स्टॉक। 2 से 3 महीने का नजरिया चाहते हैं, क्या बना रहा जा सकता है या जिस तरह का नुकसान हो रहा है उसमें निकल जाने की सलाह होगी? देखिए, जो कंपनी का बिजनेस चल रहा है उससे तो नहीं लगता कि आपको इसमें बने रहना चाहिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी वीक है। मेरी समझ से कुछ ऐसा नहीं है ट्रिगर की जो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, और आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप कोशिश कर रहे हो निकल जाए। सौरभ जी बता दीजिए कि यहाँ से अगर निकलें तो इन लेवल्स पे या इससे जो भी उनकी रकम है उस हिसाब से आपको इसके आसपास कौन सा स्टॉक नजर आता है? देखिए, इसके आसपास कहना तो शायद मुझे लगता है पीएसयू बैंक में एक यूनियन बैंक एक अच्छा लगता है। शायद इसी के आसपास तकरीबन 100 रुपए के आसपास का शेयर है। अगर आप 1 से 2 साल रखते हैं तो वहां पर अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो ये नजरिया आपको, और आपको विकल्प भी सुझा दिया गया कि आप अगर स्टॉक से निकलें तो कहां आपको निवेश करना है। रिजवान है और इनका सवाल हमारे पास इंस्टाग्राम से आया है, और इनका सवाल इंडियन ओवरसीज बैंक पे है। 15 शेयर इनके पास हैं, 45 रुपए के करीब इनकी खरीदारी है। नितलेश, क्या करना चाहिए? इनके भाव से थोड़ा नीचे है स्टॉक ये। देखो आईओबी में मुझे लग रहा है कि पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल के आसपास अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। 36 एक लेवल इंपॉर्टेंट है, तो बने रह सकते। थोड़ा सा नीचे अगर मिलता है 34 के आसपास तो थोड़ा सा क्वांटिटी इसमें ऐड कर लेना, फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 31 रुपीज का होगा। काफी मुझे अच्छा लग रहा है। सर ने जो यूनियन बैंक भी कहा था वहां पे भी चार्ट अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो थोड़ा सा 90 रुपीज से लेके 85 जोन में अगर यूनियन बैंक में मिलता है तो वहां पे भी थोड़ा सा पोजीशन बनाया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर अभी जो बैंकिंग का है जो चले नहीं थे, पीएनबी हो गया, आईओबी हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उन्होंने सबने वीकली चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो वीकली चार्ट्स को जब भी ये स्टॉक फिर से रीटेस्ट करेंगे तो वहां पे आप अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपको आईओबी पर मिलती हुई।
मैं आपके पास आना चाहूँगा और जाहिर सी बात है कि जिस तरह का प्रेशर मार्केट में दिख रहा है उसमें कई सेक्टर जो हैं वो भारी दबाव में हैं, तो कई सेक्टर जो हैं वो यहाँ पर चाहे नतीजों की वजह से या कुछ न्यूज़ की वजह से यहाँ पर शाइन कर रहे हैं। फिर भी अगर बहुत पॉजिटिव रवैया रखना हो, फेस्टिव सीजन है, तो आप किन सेक्टर्स पर जो है वो इस वक्त बुलिश नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि निवेशकों को इंडस्ट्रियल्स जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है हमारी काफ़ी अच्छा कर रही है और ख़ास बात ये है कि आईआईपी के अगर आप आंकड़ों को देखें, कंपनीज़ के ऑर्डर बुक पोज़ीशन देखें, चाहे वो एल-एन-टी हो, चाहे एल-एन-टी की कैटेगरी की छोटी कंपनी हो, काफ़ी ज़्यादा जो है पॉज़िटिव आउटलुक आ रहा है। सीमेंट कंपनियाँ काफ़ी अच्छा कर सकती हैं, रियल एस्टेट कंपनियाँ स्पेशली जो कंपनियाँ प्रीमियम हाउसिंग में हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। अगर आप सेल्स बुकिंग देखें, चाहे वो शोभा हो, चाहे वो प्रेस्टीज हो, चाहे वो डीएलएफ हो, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा डिमांड है। प्राइसिंग भी ऊपर जा रहा है। ऐसे ही यूटिलिटीज़ कंपनीज़ काफ़ी अच्छी लगती हैं। सिलेक्ट बड़े अगर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं या बड़े पीएसयू बैंक्स हैं, वो ठीक लगते हैं। मुझे लगता है ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अगर आप ये ध्यान रखें तो बाज़ार में जो करेक्शन है वो अच्छी अपॉर्च्युनिटी दे सकता है। होटल एक अच्छा क्षेत्र लगता है। मुझे लगता है कि वो अगली 1-2 साल की अभी स्टोरी उसमें और अच्छी बाकी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फेस्टिव सीज़न है और बहुत जिस तरह का बाज़ार है उसमें कॉशियस अप्रोच की बात हो रही है, लेकिन उन सब में भी नज़रिया कहाँ बेहतर हो सकता है वो सौरभ ने आपको सुझाया। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। सुनील हैं नोएडा से और इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। सुनील, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से सुनील से हमारा संपर्क टूट गया है। उनका सवाल हालांकि हमारे पास है और इनके पास कॉनकॉर के 70 शेयर हैं, 676 मान लीजिए 677 के करीब इन्होंने ये स्टॉक का परचेज किया हुआ है। फिलहाल चलिए इस पर एक राय लेते हैं। नीतीश, कॉनकॉर पर क्या राय बन रही है? एक वक्त पे बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी इसने लिखी थी। देखो, कॉनकॉर में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक अभी भी एक अच्छा खासा ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब ये काउंटर 740 ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, लेकिन 680 मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉक खराब होगा। अदरवाइज स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी ओके है। 740 735 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। स्टॉक अगर इसको निकाल देता है तो यहाँ से एक फिर से स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम यहाँ से दिखा सकता है। तो 680 के नीचे स्टॉक खराब होगा और 740 के ऊपर अगर निकलता है तो शायद आपको यहाँ से 8 से 10% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक बेहतर राय आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अगले जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने फेसबुक के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया। के खेतान दिल्ली से, पॉलीकैब के 400 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने ये स्टॉक जो परचेज किया है वो 4500 के भाव पे परचेज किया है। फिलहाल इनके भाव से ऊपर ये स्टॉक अच्छे लेवल पे एंट्री इन्होंने की है। पॉलीकैब कैब पर क्या नजरिया बन रहा है, सौरभ जी बताएं। देखिए, कंपनी काफ़ी अच्छी है, इन्होंने हमेशा पॉज़िटिवली स्ट्रीट को सरप्राइज़ किया है। अगर आप देखें तो जो इनके सेगमेंट्स है कंपनी वहाँ पर इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ले रही है, मार्जिन एक्सपेंशन का केस भी है। लेकिन एक सेम टाइम पे वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छी हैं, रिच वैल्यूएशंस है, कभी देखा नहीं इस स्टॉक को हाई वैल्यूएशन पे अभी जैसे री-रेटिंग हो रहा है तो वैल्यूएशंस बढ़ता जा रहा है। 4500 पे भी इन्होंने बहुत सस्ता तो नहीं लिया है। सलाह ये रहेगी कि जैसे-जैसे स्टॉक बढ़ रहा है और आगे ऐसा लग रहा है कि आउटलुक भी काफ़ी पॉज़िटिव है, तो आप 10-15% हर 10% गेन के बाद थोड़ा-थोड़ा बुक करते हुए चलें। ठीक है, तो यहाँ पर नजरिया जो है वो पॉजिटिव आपको मिलता हुआ। अगले दर्शक हैं चैतन्य मुंबई से और इंस्टाग्राम के जरिए इनका सवाल है और सवाल एमएमटीसी पर है। 23 शेयर इनके पास हैं और 82 रुपए के लगभग इन्होंने इस स्टॉक को परचेज किया है। चलिए इस पर एक राय लेते हैं। नीतीश, एमएमटीसी क्या करना चाहिए? स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम देखने के बाद एक सडन एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। तो अभी स्टॉक में आप एक चीज का ध्यान रखें, जहां से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था तो थोड़ा सा स्टॉक में ओवरपेन देखने को मिल सकता है। 52 से लेके 53 ये लेवल को क्लोजली वॉच करें। यहाँ पे एक बार की भी थोड़ा सा क्वांटिटी को लेने की कोशिश करें। फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हम लोग बनाएंगे 49 रुपीज का एक सेफ्टी स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे, क्योंकि स्टॉक अभी भी एक डाउनसाइड मोमेंटम ही है। लेकिन लास्ट जो बुल्स के लिए होप्स है वो वही एरिया होगा जहां से उसने चलना चालू किया था। एक यहाँ पे एरिया पेंडिंग था 53 रुपीज के आसपास, तो उसी गैप को अगर हम लोग प्ले करते हैं
तो वही एरिया आपके लिए क्या होगा, एक थोड़ा सा एवरेज का लेवल होगा। तो लेकिन स्टॉप लॉस 49 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दीपक हैं दिल्ली से और ट्विटर के जरिए इनका सवाल हम तक आया है। MTNL के इनके पास 500 शेयर हैं, 31 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री की है। MTNL पे क्या नजरिया बन रहा है, सौरभ जी बताएं जरा। देखिए, हमेशा सुनते रहते हैं कि गवर्नमेंट का थोड़ा-सा एमटीएनएल और बीएसएनएल के मर्जर को लेके कुछ बातें हो रही हैं। लेकिन अगर आप एमटीएनएल को अकेले में देखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई स्टोरी नहीं बनती है। बैलेंस शीट जो है वो डीप रेड में है, नेगेटिव नेटवर्थ है। एक लैंड बैंक है जो मोनेटाइजेशन होना, जिस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई बिज़नेस बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। बहुत सालों से बिज़नेस प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं बनता बिज़नेस परफॉर्मेंस को देखते हुए इसको होल्डिंग में रखने का। मेरी सलाह रहेगी निकल जाए। जाने की सलाह आपको यहां पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। सुधीर अग्रवाल हैं और व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। बिरला प्रिसिजन के 8000 शेयर इनके पास हैं, 16 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा। इनका एक और सवाल है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन के 5000 स्टॉक हैं, ये भी 16 रुपए के भाव पे इन्होंने यहां पर खरीदारी की है। चलिए, और स्टॉक में अच्छा खासा मुनाफा इनको होता हुआ। नितलेश, पैरामाउंट कम्युनिकेशन कोई नजरिया आपका? आज हालांकि प्रेशर स्टॉक पे, लेकिन 16 रुपए पे इन्होंने एंट्री की है, 5000 शेयरों की संख्या है। देखो, स्टॉक अभी 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक में जब तक 27, 28 ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तब तक यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेन देखने को मिल सकता है। नितलेश, तो इस वक्त 56 रुपए पैरामाउंट कम्युनिकेशन। सर ये सिस्टम में मिल नहीं आ रहा है स्टॉक। ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम इस पे कोई राय आपको नहीं दे पाएंगे और शो में अब समय की भी पाबंदी है। चलिए, फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लेकिन